Hello, namaste dosto, and hello dear friends. So in this video we'll discuss about the Pura notes of polity. So after the last video in which we discussed art and culture, in this video we'll discuss important topics for polity for the upcoming 2020 UPSC examination. We'll try to keep the video within 30 minutes. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दीज वीडियोज शुड बी यूज्ड एज सपोर्टिव वीडियोज एज अ रिविजनल वीडियोज रादर देन द फाउंडेशनल वीडियोज। तो आपने जब भी फाउंडेशन में जो भी पढ़ा है उसको ये सपोर्ट करेगा, आपके रिवीजन में ये मदद करेगा। नंबर 2, पोलाइटी पे अब हम आते हैं। पोलाइटी हर साल पूछा जाता है कम से कम 10 से 15 सवाल। कुछ सवाल काफ़ी आसान होते हैं, कुछ सवाल कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें रूल्स जो हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियोज में डिस्कस किया है हार्ड वर्किंग ह्यूमन चैनल पर, वो कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए इसका डिटेल डिस्कशन, इसका अच्छे से स्टडी करना आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इसके आप फुल टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रीएम्बल हो गए, जैसे शेड्यूल्स हो गए, हर साल आते हैं। जैसे 6 शेड्यूल हो गया, 9th शेड्यूल हो गया, या फिर आपका क्वेश्चंस लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, गवर्नर, सरकारिया कमीशन, then NJAC. There are very defined questions like then right to vote, constitutional right or not, then कौन वोट कर सकता है। तो there are very basic questions just like there are in economics, similarly there are in polity. Most of the people who are preparing well for the examination try to score about 80% in this portion at least. तो ये फंडामेंटल लोगों का एजम्पशन रहता है कि यही तो वो सेक्शन है जिसमें नंबर आ सकता है। बाकी तो सेक्शंस में आउट ऑफ काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चंस जो लगता है लोगों को कि पूछे जा रहे हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग पोर्शंस। तो इसमें गलती ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से समझ के जाएं और ट्राई करें कि एग्जामिनेशन में आपका एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों अच्छा हो। तो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको भी आप अगर देखेंगे तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है तो। और इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और हमें हाफ एन आवर में ख़त्म करना ही है। हर वीडियो को हम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बनाएंगे ताकि लास्ट में आपको जब रिवाइज करना हो तो आप सुन सकें, तो आधे घंटे में ही आपका ये सब चीज़ कवर हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी वीडियोज़ बनाए गए हैं वो आपके लिए मददकारी साबित हो रहे हैं, आपको हेल्प हो रहा है उनसे, और आप अच्छे से इस कोरोना में अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए अच्छे से तैयारी करने में सफल और सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी को मत लाने दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एन.के. सिंह कमेटी, 15th फाइनेंस कमीशन के एन.के. सिंह की जो चेयरमैन बनने वाले हैं, उसमें फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, तो फिर एक एन.के. सिंह कमेटी भी है जिससे सवाल आया था कि 40% और 20% स्टेट और जो डेट टू जीडीपी रेशियो का, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। नाउ फाइनेंस कमीशन किसके बारे में डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, और जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अर्बन, ये सेंटर, यूनियन एंड स्टेट, देन बिटवीन स्टेट्स एंड ग्रांटी नेड, इन 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। 6 शेड्यूल हमेशा न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आमी मैत्री से याद रखता था, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो आमी मैत्री इसका ही होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है, गवर्नर को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है इन द बाउंड्रीज ऑफ ट्राइबल एरियाज। देन थर्ड में आते हैं कि लॉ कमीशन, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसा काफी सवाल पूछा जाता है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पहला लॉ कमीशन जो आजाद भारत से पहले बना था वो 1834 में लॉर्ड मैकुले, तो ये हिस्ट्री में हो सकता है आ जाए आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं कि 134th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो रिलेटेड टू इंक्रीज इन फिनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात की गई है, कि इसी के लिए आया है कि जो 6 शेड्यूल्स में बेसिकली जो 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं 6 शेड्यूल में, उसके लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है कि इसके पावर्स को और बढ़ाया जाए 6 शेड्यूल वाले में। ठीक है, फिर जोनल काउंसिल्स की बात होती है, 1956 में बना था। दीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर बेसिकली नॉट कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मेंशन नहीं है जोनल काउंसिल्स का। तो 5 पहले से थे, उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट जोन बना था। ठीक है, इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं। सीबीआई काफी न्यूज में चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस में आता है। आगे बढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स काफी न्यूज में आजकल रहते हैं। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होते हैं, क्वाजी जुडिशियल, एंड कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट। इनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है।
अगर आपको कहीं भी वीडियो में गलत लगता है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारे लिमिटेड जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बनाया गया जो हमने पढ़ा है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 323A जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd को ही मिनी, हम बेसिकली मिनी जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था उसी समय, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 42nd 44th। तो इसमें इनेक्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसी के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो आपका था 1985 में बना, उसके तहत जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वो गवर्न होते हैं। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज गवर्न बाय कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। नीति आयोग एक पहले जो हमारे प्लानिंग कमीशन थे अब उसके चेयरमैन कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। सीईओ अलग हो सकते हैं, अमिताभ कांत सर इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हर साल एक दो बार घूम के आता है, यहाँ थोड़ा सा हमारा दिख नहीं रहा है, ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी डिफाइंड नहीं है। देन वी कम टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो होता है वो काफी वाइडर होता है। आप पढ़े भी होंगे अलग अलग तरह के जो पार्डनिंग पावर्स होते हैं 5, उसको देख लीजिएगा कि रिप्राइव किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, काफ़ी अलग अलग टाइप का होता है। तो उसमें गवर्नर से लेकिन इनका ज़्यादा होता है पर्सपेक्ट ये जुरिस्डिक्शन, और बेसिकली पार्डनिंग में इस दो तरह से ज़्यादा होता है। कोर्ट मार्शल के टाइम में गवर्नर नहीं कर सकते हैं पर हमारे माननीय प्रेसिडेंट कर सकते हैं, एंड डेथ सेंटेंसेस के केसेस में भी हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और ये पार्डनिंग वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। देन गवर्नर इज डिक्टेटेड बाय आर्टिकल 156 में काफ़ी सारा चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा 156 आर्टिकल, 256 एंड 356, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सिमिलर काइंड ऑफ उनका नंबर्स है। तो 156 में कोई प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट नहीं है गवर्नर का, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति का है, महामहिम का है, वैसा इम्पीचमेंट का इनका कोई प्रोविजन नहीं है। और ये कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो रिजर्व बिल कर सकते हैं, रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल को रिफ्यूज कर सकते हैं साइन करने के लिए, एंड कैन अपॉइंट एनीवन एज सीएम इन केस ऑफ नो क्लियर कट मेजोरिटी। रिमेंबर, वो किसी को भी सीएम के लिए बुला सकते हैं अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं हो। और सरकारिया कमीशन इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है, ये याद रखना है गवर्नर वाले रोल्स में। देन प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, पिछले साल भी सवाल पूछा गया था कि डिसॉल्व तुरंत हो जाएगा या प्रोरोगेट किया जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में चला जाता है। देन सैंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस चाहिए, क्योंकि पिछले बार आ चुका है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के रखना चाहिए। और 6 मंथ का पीरियड होता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, आर्टिकल 356 से गवर्न होता है, और उसको अप्रूवल हर 6 महीने पे चाहिए, और उसके बाद 3 साल तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है। नो प्रेसिडेंट एड्रेस कब करते हैं हाउसेज में, तो एक तो पहला सेशन जैसे ही जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा असेंबली का, जैसे 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, तो प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो उसको एड्रेस करेंगे। और दूसरा क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। पहले ये क्या था कि हर सेशन को वो कमेंसमेंट पे करते थे, उसको हटा के फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर कर दिया गया। देन मोशन ऑफ थैंक्स एक लास्ट में होता है जो प्रेसिडेंट एड्रेस का होता है। तो प्रेसिडेंट जो एड्रेस की उसमें मोशन ऑफ थैंक्स में एमपीज उसको वोट करते हैं। अगर इसमें फेलियर टू गेट पास्ड, अगर वो पास नहीं हुआ तो कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट हो जाता है। ये एक तरह से इसलिए ये डीम्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है बेसिकली, कि हमारी सरकार क्या कर रही है। एक तरह से प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड हैं, तो उनकी सरकार वो कहेंगे वो क्या करने वाली है। अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पार हो गया तो कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी ला सकते हैं जो मिनिस्टर नहीं है, वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, नॉन रूलिंग भी हो सकते हैं। 1956 में पहला लाया गया था, तो ये कई बार बोला जाता है कि पहला हाल फिलहाल में लाया गया, वो गलत है। और अभी तक काफी सारे प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए हैं, और दीज आर इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे ओनली। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लोकसभा जो हमारा हुआ था उसमें 96% ऑफ देम पे डिस्कशन नहीं हो पाया, सिर्फ 4% पे डिस्कशन हुआ था, तो इस पे काफी विवाद भी हुआ था। और ये सिर्फ फ्राइडे को डिस्कस होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, बाकी जो बिल्स होते हैं वो लाए भी जाते हैं फ्राइडे को, इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ओनली ऑन फ्राइडे। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे काफी कुछ आया है, अभी राफेल डील के टाइम पे भी। आर्टिकल 105 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ राइट्स एंड इम्यूनिटीज हैं जो कि एमपीज के इंडिविजुअल भी हैं एंड कलेक्टिव भी हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिविजुअल राइट है, अरेस्ट से वो बच सकते हैं 40 दिन पहले से, कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है, आप देख लीजिएगा। देन लोकसभा में और भी राइट्स होता है कि उसको बाहर पब्लिश नहीं किया जा सकता है। देर आर मेनी कलेक्टिव राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, जो वहाँ पे वो बोले उसके लिए लायबल नहीं होंगे, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होना जरूरी है। और लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी होती है 15 मेंबर की, और राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी होती है 10 मेंबर की, जिसको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हेड उसके होते हैं।
देन राज्यसभा में 250 टोटल हैं एंड उसमें 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बाकी जो होता है कि 238 का जो होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, नहीं हो सकता है, 1/3 सिर्फ रिटायर कर सकता है, इट इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर एंड 2 साल में 1/3 रिटायर करते हैं, 6 साल का पीरियड होता है। बेसिक नॉलेज ये सब पता होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक पिलर्स हैं जो 2015 और 16 में सवाल आते थे, ये सब चीज याद रखने का। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स इन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर आउटसाइड द स्टेट परव्यू है, ये लिखा गया है। तो इसको ये क्यों आया है न्यूज में कि कई जगह जैसे दिल्ली में जब रायट्स हुए या कहीं रायट्स हुए तो जब आर्म फोर्सेस की जरूरत होती है तो पब्लिक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए, तो स्टेट के परव्यू से बाहर है, सेंटर के रिकमेंडेशन पे होता है। देन जिस तरह से बाई कैमरल है हमारा राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जे.एंड.के में भी था, जे.एंड.के डिसॉल्व हो गया तो कहाँ कहाँ बचा याद रखना है, बिहार में, आंध्रा में, कर्नाटक में, आंध्रा और तेलंगाना दोनों में होगा क्योंकि इससे स्प्रेड हुआ था। नीचे के जो बड़े राज्य हैं बेसिकली देखिए, एक बिहार में होता है, देन एक महाराष्ट्र में होगा, देन एक यूपी में होगा। ठीक है, बिहार यूपी होना ही चाहिए, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, कर्नाटक और आंध्रा एंड तेलंगाना। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मैक्सिमम होगा वो 1/3 से कम ही होगा उसका। ये जो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से कम होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और 40 मिनिमम होगा। और कैसे इलेक्ट होते हैं तो 1/3 बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 बाय द म्युनिसिपल वार्ड मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, 1/12 बाय द रेगुलर ग्रेजुएट, 1/12 टीचर और 1/6 गवर्नर रिकमेंडेशंस होते हैं कि डिफरेंट फील्ड से गवर्नर के आते हैं। फिर एंग्लो इंडियन का भी जैसे हमने आर्टिकल 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 125 देखा कि जिसमें हमने देखा कि रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ ये था हमारा फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर। सिमिलरली ये वाला जो बिल होता है इसमें हम देखते हैं कि नाउ इन दिस बिल व्हाट वी सी इज बेसिकली 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो डूइंग अवे विद द प्रोविजंस ऑफ एंग्लो इंडियंस। तो एंग्लो इंडियंस कुछ कुछ जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हैं और सेंटर में भी है, लोकसभा में भी, तो उनको अब हटाने का ये हो रहा है, खत्म करने का जो प्रोविजंस है। नाउ टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें सबसे पहली बार आया था कि 2 मेंबर लोकसभा में होंगे और 1 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में। नाउ 10th शेड्यूल जो होता है उसमें 6 मंथ ऑफ द मेंबरशिप में जो भी ये नॉमिनेटेड मेंबर होता है उनको किसी पार्टी का मेंबरशिप लेना होता है। मेंबरशिप नहीं लेने के केस में फिर उनका खत्म हो जाता है। ठीक है, बेसिकली उनको लेना ही लेना है, उसके बाद वो नहीं ले सकते हैं एंग्लो इंडियन का। देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल। शैडो पीएम भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं। देन लार्जेस्ट पार्टी का 1/10 होना चाहिए जो कि 55 मेंबर्स, वो एक बार आया भी हुआ है। विप क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है, इट इज नॉट एन ओरल ऑर्डर टू वोट इन ए पर्टिकुलर वे एंड रिबेलिंग अगेंस्ट। 3 तरह के विप होते हैं, सिंगल लाइन विप, डबल लाइन विप, ट्रिपल लाइन, 3 लाइन विप। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विप होता है, अगर इसके खिलाफ रिबेल कर देते हैं तो उनका मेंबरशिप भी डेंजर में आ जाता है। इन पार्लियामेंट्री कमिटीज स्टैंडिंग होती है, कुछ कमिटीज एडहॉक होती है, सिलेक्ट कमिटी जिसको बोलते हैं कि स्पेशल सर्टेन पर्पस के लिए, और जो स्टैंडिंग कमिटी होती है हर साल उसके मेंबर चुने जाते हैं और ये एग्जिस्ट करती है अनइंटरप्टेड। ठीक है, और मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप्स। अगर कमिटीज होती ही है इसलिए कि पार्लियामेंट का फैसिलिटेट कर सके, तो यहाँ पे कोई पार्टी विप नहीं होता है। कमेटी मीटिंग्स को इसलिए क्लोज डोर मीटिंग बोला जाता है, ओपन डोर मीटिंग नहीं होता है ना। एग्जांपल ऑफ जैसे हम पार्लियामेंट्री कमेटी में जैसे फाइनेंशियल कमेटी होती है, तो फाइनेंशियल कमेटी के क्या क्या एग्जांपल हो गए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी देख लीजिएगा कि कितने मेंबर, कौन सी कमेटी सिर्फ लोकसभा की होती है, सिर्फ राज्यसभा की होती है, ऐसा सवाल पहले 2013-14 में यूपीएससी पूछ चुका है। कितने मेंबर होते थे वो गलत करके पूछा जाता था। फ्लोर टेस्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, और इन केस ऑफ टाई जब फ्लोर टेस्ट में होता है, क्योंकि अब कई बार कई जगह पे फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो उसमें स्पीकर का डिसाइडिंग वोट होता है। जे.एंड.के का बाइफरकेशन 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया। जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन और जो पहले से रणबीर पीनल कोड वहां चल रहा था, तो उन दोनों को सीज टू एक्ट खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं तो एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गया खत्म। और जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जे.एंड.के का खत्म हुआ, ऑल बिल्स पेंडिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इमीडिएटली लैप्स कर गए उसके एक दिन पहले। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने आप समझ ही रहे होंगे बिल्स लैप्स कर गए। नो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, और इससे क्या क्या हुआ इसमें जे.एंड.के बाइफरकेशन 2019 में, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स टू एसटी एंड एससी इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के की बात की गई है। ठीक है,
तो लद्दाख की नहीं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK की बात की गई। नौ छत्तीसगढ़ पहला एक ऐसा स्टेट बना जहां पे पंचायत में दिव्यांग लोग के लिए कोटा होने की बात की गई है। देन आर्टिकल 15 दिव्यांग लोग से कुछ कुछ रिलेटेड की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है एंड लिबर्टी है। ये 3-4 आर्टिकल हर साल आते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30, ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है। DPSP के आर्टिकल्स 51A क्या होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ग्राम सभा। ग्राम सभा से पहले क्वेश्चन आते थे कि एक परमानेंट बॉडी है, इसका टर्म डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि निश्चित, एंड इट कैन अम्यूल इट्स ओन डिसीजन। सिर्फ ओनली इट कैन अम्यूल इट्स ओन डिसीजन। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा के डिसीजंस को जाके आप नगर परिषद में अमूल करवा रहे हैं, अमलमेंट नहीं हो सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ग्राम सभा। नो क्वेश्चन जो होते हैं हाउस में पूछे जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें ओरल आंसर्स आप देखते होंगे कि मिनिस्टर्स ओरल आंसर दे रहे हैं, इट में बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। नन स्टार्ट होते हैं, उसमें सिर्फ रिटन आंसर से काम चल जाता है। नो ओरल आंसर्स, तो उसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। शॉर्ट नोटिस की अगर कोई क्रिटिकल इंपॉर्टेंस या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर आ गया, अर्जेंट है, तो 10 दिन का जो आम पीरियड होता है नोटिस का, उससे पहले उसके मतलब अंदर भी आपको बोला जा सकता है कि आप इसका आंसर दीजिए। एंड क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर, जिसके लिए प्राइवेट मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसी तरह से कुछ और चीज होती है, जैसे कोरम होता है कि 1/10 ये आना ही चाहिए, तो कोरम, ये सब वर्ड्स आप देख लीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। ना लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिसाइड करते हैं, इलेक्टेड अमंग ऑल मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, तो जनरली जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वही बनते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में आता है कि कोई भी मेंबर बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। जिसको मेजोरिटी मिल गया वो मेंबर बन गए, बेसिकली स्पीकर बन गए, कोई भी मेंबर। ज्वाइंट सीटिंग को वो प्रिसाइड करते हैं, मनी बिल है कि नहीं इसका डिसीजन उनके पास होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। कमिटीज ऑफ हाउस फंक्शन अंडर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ स्पीकर का, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पावर है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उनका टेन्योर फिक्स होता है 2 साल का। वो हो सकता है रिटायर भी करने वाले हो मान लीजिए इस साल, लेकिन वो बन जाते हैं तो फिर उनको 2 साल पूरा सर्व करने का मिलता है। 59.9 ईयर्स में भी कोई बने हैं तो उनको 2 साल अपना मिलेगा टेन्योर का। और AIS रूल्स 1958 के हिसाब से एक्सटेंड किया जा सकता है 4 साल तक उनका टेन्योर, टोटल 4 साल तक। नाउ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड भी होते हैं वो, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि वो क्या क्या होते हैं। देन विल सी वंस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट राज्यसभा में एक तरह से लाया गया 2005 में, लेकिन ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है लोकसभा में अब आज तक, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्राम न्यायालय एक दो बार आ चुका है सवाल में, तो उनको विलेज कोर्ट्स बोलते हैं। ये अंडर ग्राम न्यायालय 2008 है। नॉट ऑल स्टेट्स हैव टेकन द स्टेप्स टू नोटिफाई ग्राम न्यायालय। अभी तक सारे स्टेट में ग्राम न्यायालय हो गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ही करेगी। एंड दोनों सिविल और इनका ये ज्यूरिसडिक्शन दोनों होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 137 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट जजमेंट और ऑर्डर। तो इसी के थ्रू क्यूरेटिव पिटिशन की भी बात आजकल आ रही है कि क्यूरेटिव पिटिशन भी काफी न्यूज में है। निर्भया कांड में भी था क्यूरेटिव पिटिशन। तो आर्टिकल 137 इस तरह से सुप्रीम कोर्ट खुद को पावर देती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आप देख रहे होंगे कि न्यूज चल रहा है। तो सिविल कंटेम्प्ट में क्या है कि आपने कोई जजमेंट का विलफुल डिसोबीडियंस किया, कि मान लीजिए आपको बोला गया कि आप 100 रुपए का फाइन भरिए, आपने नहीं भरा ये फाइन, तो ये एक तरह से जजमेंट हुआ या डिग्री है जो पास किया गया, उसका विलफुल डिसोबीडियंस है। और अगर आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब किया, जब पब्लिकेशन ऑफ एनीथिंग कर दिया जो कि लोअर करता है या टेंड टू लोअर, अगर कोर्ट के इसको लोअर करता है डिग्निटी को, या इंटरफेरेंस विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अगर आपने कुछ ट्वीट ऐसा कर दिया जो कि गलत है या कुछ ऐसा लगता है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय, ये बेसिकली जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। NJSC ये सब ध्यान रखने का है। कोलेजियम रिकमेंड करता है, कोलेजियम अपॉइंट नहीं करता है, ये याद रखना है। नेम्स को बस रिकमेंड करता है, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। और कैबिनेट अप्रूव अभी क्या किया है, 31 से 34 मेंबर के लिए कह दिया गया है। अभी तो ये भी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फिक्स्ड है न्यू दिल्ली में, वेरिएबल मतलब बेंचेस को भी लाया जाए, सेकेंडरी बेंचेस भी स्टैब्लिश किए जाए, और निकालना काफी डिफिकल्ट है किसी भी जज को, इसलिए आज तक अभी तक कोई ऐसा ये नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ केरला हाई कोर्ट बैन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एजिटेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज। ये करंट अफेयर के लिए हो सकता है कि कौन से हाई कोर्ट ने, UPSC नहीं तो कोई और रिलेटेड एग्जाम में मदद कर सकता है।
देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है SCS का कॉन्स्टिट्यूशन में। 1969 में गडगिल फॉर्मूला था जिसमें 90:10 के रेशियो में स्टेट एक्सपेंडिचर जो हिली टेराइन्स है, डिफिकल्ट टेराइन्स है, उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें सेंटर इतना शेयर करता है और स्टेट रेशियो में। देन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है आर्टिकल 141, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। डिस्प्यूट सेंटर स्टेट का हो सकता है या सेंटर स्टेट कोई स्टेट्स एक तरफ और दूसरे स्टेट्स अलग तरफ या स्टेट स्टेट का। केरला ने चैलेंज किया है और इन्वोक किया है इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को। सिमिलरली छत्तीसगढ़ ने भी किया है डिफरेंट मैटर पे, और केरला ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए इसको इन्वोक किया है। 3 तरह का ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल, एडवाइजरी एंड अपीलेट। एडवाइजरी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के अंदर, एंड अपीलेट में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट के होते हैं उसकी सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट हियर्स देम। देन कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें मकेडेटू डैम इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में। पुडुचेरी और तमिलनाडु ने अभी उसमें काफी अपोजिशन किया है जब वो कावेरी जो इसका एक तरह से ट्रिब्यूनल बना है उसके पास गए थे तो अभी हुआ है। सिमिलरली ये याद रखने का है कि कालासा बहादुरी गोवा और कर्नाटक में चल रहा है। तो साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं रिवर को लेके। महादाई रिवर आई थिंक को लेके रिलेटेड है, और ये वेस्ट फ्लो महादरी या महादाई यहाँ हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है जिसको मंडोवी भी बोलते हैं हम गोवा में, ठीक है। देन PTPBS तो हमने देखा भी था कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम आजकल सर्विस वोटर्स के लिए आ गया है, जो कि पैरामिलिट्री, मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन डिप्लोमेटिक ये होते हैं तो उनको एक तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, एक पिन होता है उससे सब उनको मिलता है और फिर अपना वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाते हैं। एक्ट ऑफ डिलिमिटेशन का जरूरत क्यों पड़ गया ये न्यूज में क्यों, क्योंकि अब JNK के चेंज होने से डिलिमिटेशन का चेंज होगा और जो भी हम बनाते हैं वोटिंग एरिया वो चेंज होता है तो डिलिमिटेशन उसी को कहते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है एंड ऑर्डर्स आर फाइनल एंड कांट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। बिल्कुल सही है, कोई भी कोर्ट के सामने डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सेडेशन फिर से न्यूज में आया है, काफी सारा चीज चल रहा है जिससे सेडेशन न्यूज में था। 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC, तो एक CRPC होता है एक IPC होता है लॉ में। केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इज ए लेजेंडरी केस इन दिस, इसको हमेशा याद रखते हैं लोग। CRPC 144 क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि उसका इन्वोक किया गया कई जगह पे, इंटरनेट को इम्पावर किया गया अथॉरिटी को। ये काफी कॉलोनियल ये सब लॉज हैं CRPC IPC पर, काफी इफेक्टिव है अभी भी। तो टू ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक किया जा सकता है, बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन में इसे इन्वोक किया जाता है, और एक्स पार्टी भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 तो इसके थोड़ा अगेंस्ट कहता है, लेकिन फिर भी इसको इन्वोक किया गया और गवर्नमेंट इन्वोक कर देती है, तो इसलिए इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। Then Article 30, all minorities whether based on religion, language shall have the right to establish and administer the education। importance of ये इसलिए न्यूज में आया कि रिलीजियस माइनॉरिटी अपना ये स्टैब्लिश कर सकते हैं और मेजोरिटीज भी कर सकते हैं, पर वो फिर आर्टिकल से गवर्न नहीं होते हैं। लेकिन अभी सेंटर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर गवर्न मतलब उस तरह के जो भी रिलीजियस माइनर इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सेंटर फंडिंग अगर मिल रहा है तो वो देख सकती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेज जो हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो 22 हैं उसमें टुल्लू एक भाषा है उसको ऐड करने की बात चल रही है। द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कर्नाटक एंड केरल के कोस्टल एरियाज में बात किया जाता है उसमें। देन राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये ह्यूमन राइट है एंड स्टेट कैन नॉट टेक द एडवर्स पोजीशन, बेसिकली नहीं लिया जा सकता है विदाउट ड्यू प्रोसीजर एंड ऑथोरिटी ऑफ लॉ। देन एंटीडिफिकेशन हर साल इंपॉर्टेंट होता है। 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट 1985 किस तरह से, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे जब कोई वॉलंटरली गिव अप कर देता है या व्हिप के अगेंस्ट दे देता है या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर होता है वो चुनाने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन किए तो भी उनका कैंसिल हो सकता है, डेफिकेटेड माना जा सकता है, डिफिक्शन। और कब नहीं माना जाएगा, जब मर्जर हो जाता है पार्टी का 2/3 किसी दूसरे पार्टी के साथ। सिटीजन अमेंडमेंट विद CAA काफी न्यूज में रहा, उसमें 4 जो कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान के 6 जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट जो यहाँ लिखे हुए हैं, पारसी क्रिश्चियंस एंड जैन्स, उनको सिटीजनशिप अब 6 साल में ही दिया जा सकता है। पहले जो था 11 साल का था करंट रिक्वायरमेंट, अब उनको 6 साल में ही दिया जाएगा। ये चेंज पहले 12 साल का था, उन्हें 6 साल में। और कट ऑफ डेट इसकी स्टैब्लिश की गई कि इससे पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले ही, अब 2019 दिया जाता है। कट ऑफ डेट के साथ UPSC हो सकता है खेल ले, गलत कर दे और आपको फिर क्वेश्चन पूछ दे, तो वो आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पिछले साल भी आया है। 262 का जो है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है। देन आर्टिकल 51A जो है फ्लैग के बारे में आजकल आ रहा है कि सब अपना अपना फ्लैग लेने वाले हैं, करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एवरी सिटीजन शैल अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड
रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब का उसको वो उसकी कहीं से गलत ना हो, तब आप कर सकते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आर्टिकल 35 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पावर्ड जे एंड के, बेसिकली इम्पावर्ड था जे.एंड.के स्टेट ने इम्पावर किया था जे.एंड.के स्टेट लेजिस्लेटिव को कि अपना परमानेंट रेसिडेंट्स, इवन स्टेट जो बाहर के रेसिडेंट को डिफाइन कर दिया जाता था कि वो बाहरी हैं, इंडियन सिटीजन्स भी बाहरी उसके डिफाइन में आते थे, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा था। नाउ दैट वाज एडेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजंस थे जो कि टेम्पोररी थे, जैसे आर्टिकल 370 के थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। 130 इज सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस कहाँ होंगे, कैसे। उसके बाद आई थिंक इससे रिलेटेड है। देन 256 है कि स्टेट्स ऑब्लिगेटेड हैं टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए 156 था गवर्नर से, 356 हमने देखा किससे था, ये इमरजेंसी से, और 256 है कि भाई अब हम कुछ ला रहे हैं जीएसटी, तो स्टेट ऐसा नहीं बोलेगा कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इन माय ओपिनियन। उसी तरह से अगर आप कोई चीज ला रहे हैं, लेट्स से देयर इज अ डिबेट ऑन सीए, देन स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बाय द पार्लियामेंट। नहीं तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, पार्लियामेंट कुछ नियम बनाएगी, स्टेट उसको ओबे नहीं करेंगे, एमजी नरेगा बनेगा, उसको ओबे नहीं किया गया, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड 351 क्या है, इस पे भी आजकल काफी न्यूज में चल रहा है कि हिंदी लैंग्वेज के लिए ड्यूटी ऑफ यूनियन टू इनकरेज द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। नाउ दिशा बिल आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने लाया है डेथ सेंटेंसेस फॉर ऑफेंसेस और रेप, गैंग रेप, इस तरह के चीजों के लिए डेथ सेंटेंसेस तुरंत, मतलब एक्सपीडिशन फास्ट ट्रायल कोर्ट में 21 डेज में हो जाना चाहिए, इसके लिए ये बिल लाया गया। देन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, कुछ इनक्लेव्स इनके दोनों साइड के एक दूसरे को दिए गए थे, ये 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। बिल और एक्ट में अलग होता है अंतर, ये एक एक्ट बना होगा 101 एक्ट आई थिंक था, लेकिन ये बिल था 119, सारे अमेंडमेंट बिल एक्ट नहीं बनते हैं। इनर लाइन परमिट का चिट कोड होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा 6 शेड्यूल का आमी मात्री, इसका नमामी है, NA फॉर नागालैंड, MA फॉर मणिपुर, A फॉर अरुणाचल एंड MI फॉर मिजोरम। मणिपुर अभी इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या होता है इनर लाइन परमिट का, कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द नॉन बेसिकली नॉन नेटिव्स, जो नॉन नेटिव्स हैं, टू विजिट और टू स्टे इन दीज एरियाज, ओनली वैलिड फॉर, ये जो इनर लाइन परमिट होता है जनरली ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, बाहर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP है फॉरेनर्स के लिए। देन रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम देखते हैं, जो अभी बात कर रहे थे, 99 हो गया, NJSC 100 हो गया, इंडिया बांग्लादेश सॉरी 100 था, 101 हो गया, GST 102 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को मिला था 103 हो गया आपका, 10% रिजर्वेशन टू EWS, ठीक है। ये बिल अलग होगा, 124 हो सकता है, ये हो सकता है 123 हो, लेकिन ये एक्ट वो बना। और 104 क्या है, एंग्लो इंडियंस वाला भी जो बना है, और एक और क्या, एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ ST and SC, जो 126 तभी हम देख रहे थे, तो अभी हमने देखा भी था ये वाला अभी कि एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ था, और एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ST and SC। सेंटर हैव टोल्ड टू स्टेट्स कि दे आर डिसाइड, और ये जो हमारा बना है EWS का, उसमें सेंटर ने स्टेट्स को बोल दिया है कि आप फ्री हैं कि आप अपना उसमें 10% देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है रिजर्वेशन देने। तो जॉब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कोटा इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बार रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में मिल गया तो आपको प्रमोशन में भी मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, माना गया है कि एक्सेस टू इंटरनेट काइंड ऑफ ए फंडामेंटल राइट इस तरह से है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके थ्रू फंडामेंटल है 19(1)(a) में, 21 में नहीं आता है, 19(1)(a) में ये आता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाया जा सकता है 19(2) के अंदर आर्टिकल में ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसा उसमें रहता है। बेसिकली ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्ट्रिक्टेड यूज है, अगर आप सही से, अगर आप कोई 19(2) का वायलेशन नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो आप फ्रीडम ऑफ ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट कैन रेगुलेट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट, वही जो मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 30 वाला। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंडिया में दोनों किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, यूएस में लोअर हाउस में शुरू होता है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक 3rd प्रेसिडेंट बने थे जिसको इम्पीच कर दिया गया था, he got acquitted there. Then 9th शेड्यूल जो कंटेन्स करता है कि लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ जो कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, सबसे पहली बार 1951 में आया था, और आयर कोहेलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट हेयर। और सुप्रीम कोर्ट ने डुअल टेस्ट ऑफ इसमें दिया है। वो क्या रहा है कि अभी बात हो रही है कि शायद हम जो ST SCs का
ये दे रहे हैं रिजर्वेशन एक्सटेंशन या कुछ और चीज़ों को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। 9th शेड्यूल में क्योंकि वो कोर्ट्स में फिर चैलेंज नहीं हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता, फंडामेंटल को, तभी आप डाल सकते हैं। देन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में वो कार्ड होल्डर्स के पास ना फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है और उनके वोटिंग राइट्स हैं, उनको जॉब्स भी गवर्नमेंट का नहीं मिल सकता है। नो लैप्सिंग ऑफ द बिल्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व कर गया और बिल कहाँ कैसे था, तो ये देखिए अगर लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ था और लोकसभा में पेंडिंग है, लैप्स कर जाएगा। राज्यसभा से था, लोकसभा में पेंडिंग है, लैप्स कर जाएगा। लोकसभा में से था, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्स कर जाएगा। राज्यसभा में था, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, तो लैप्स कर जाएगा। तो बेसिकली कहीं भी पेंडिंग है तो लैप्स कर जाएगा, बकायदे इन जगह पे लैप्स नहीं करेगा। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है अभी तक, मतलब बेसिकली पेंडिंग ही अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिल कहीं से पास नहीं हुआ है और लोकसभा ने भी पास नहीं किया, तब लैप्स नहीं करेगा। लेकिन राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास आ गया, लैप्स कर जाएगा। बहुत आसान है समझना, आप इसको याद रखिएगा। या अगर ज्वाइंट सिटिंग के लिए नोटिफाई हो गया था बिल, तब बच जाएगा। तो हर केस में नहीं लैप्स करता है। अगर ऐसा आ जाता है कि ऑल केस में लैप्स कर जाएगा, इट इज रॉन्ग। और या तो दोनों ने पास कर दिया और पेंडिंग में द प्रेसिडेंट है, या तो उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो लैप्स नहीं करेगा। ना कैबिनेट कमेटी जो होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और अभी मतलब और कैबिनेट कमेटी 2 सेटअप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है। स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, एडहॉक कमेटी भी होती है। यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यूजुअली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हेडेड बाय पीएम, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे कैबिनेट कमेटी पीएम ये करते हैं। कई सारा लाइक कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन है जिसके तो पीएम शायद मेंबर भी नहीं है, किसी एक दो के। नाउ सीसीई वेरी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो ये देखती है आपका जो भी हमारा एग्री प्रोडक्ट्स होता है उसका फिक्सेशन, एसेंशियल कमोडिटीज का, देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पीडीएस, रूरल डेवलपमेंट, देन प्रपोजल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा न्यूज मतलब आता है, और करंट अफेयर में भी और यूपीएससी में भी आ चुका है सीसीई को लेके। देन जेएंडके के खत्म होने से आर्टिकल 370 एंड 35 है। सिंपल क्वेश्चन येट इट कैन कम, क्योंकि कई सारे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 सरकारिया कमीशन, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1990 में। इट इज अ रिकमेंडरी बॉडी, इट इज नॉट ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कई सारे टेस्ट सीरीज में आपको ये सवाल पूछा गया होगा। इसके पीएम चेयरमैन होते हैं और सीएम्स ऑफ स्टेट होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के होंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें एक होम मिनिस्टर होते ही हैं। देन दादर एंड नगर हवेली दीव को अभी मर्ज कर दिया गया। ये अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल में होता है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो भी अमेंडमेंट होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रिकमेंड किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को डिक्लेयर कर दिया जाए ट्राइबल एरिया अंडर 6 शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। हो सकता है कि ऐसा आ जाए और आपको लगेगा ही नहीं कि लद्दाख को भी रिकमेंड किया होगा, क्योंकि लद्दाख एक बहुत पिछड़ा टेरिटरी है। देन नेशनल लीगल, नालसा तो आप जानते ही हैं कई लोग की, लीगल सर्विसेज एक्ट 1958 से ये गवर्न 1987 से गवर्न होता है। देन फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस, लोक अदालत, पैटर्न इन चीफ इनके कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे होंगे। एंड फ्री लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। देन दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली किया है कि भाई जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि एनजेडीजी जो है हमारे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, उन्होंने बोला कि सब कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उसमें 2.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है 2018 में। तो इन सबको जल्दी जल्दी निष्पादन करने के लिए ये सब चीजें करने की कोशिश की गई है। ठीक है। देन लिम्स एक होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड बेसिकली ब्रीफिंग सिस्टम। इससे क्या पता चलता है, एक वेब बेस्ड पोर्टल बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, जो कि मॉनिटर करते हैं कि क्या कोर्ट केसेस, गवर्नमेंट के कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, ताकि एटलीस्ट उसको तो गवर्नमेंट रिड्यूस कर सके। इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखती है। क्यूरेटिव पिटीशन हमने बात किया ही था कि निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू ओनली जजमेंट्स, एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड। अपने जजमेंट को भी देखती है कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से या कुछ सिनेरियो बदला है तो क्या देखा जाए। देन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है। ये है एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज या कोलैटरल के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते हैं लोन्स में। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 8वीं नेशनल पार्टी को घोषित किया है, नेशनल पीपल्स पार्टी को। उसमें क्या है कि कैसे घोषित कर सकते हैं उसका आपको याद रखना है। ये जरूर हो सकता है ये सवाल पूछ दे कि ये 4th नेशनल पार्टी घोषित किया गया, तो गलत, 8th नेशनल पार्टी है। तो कब होती है? अगर वो स्टेट पार्टी 4 स्टेट्स में बन जाए, या 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा लाए 3 डिफरेंट स्टेट्स में, या वो 6% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स एंड
बेसिकली 4 और मोर स्टेट से लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम विथ 4 वोट्स। तो इसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, एक बार आप भी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ जाइएगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। वो नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर कर सकती है, डी रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन बाई ईसीआई। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि ईवीएम्स इज नॉट इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। कई बार इस पे आ रहा है कि इनका इन्फॉर्मेशन, तो ईवीएम्स इन्फॉर्मेशन नहीं है आरटीआई एक्ट में, ये सीधे बोल दिया। और ईवीएम्स को कौन बनाता है? ईसीआईएल प्लस बीईएल। नाउ ईसीआई जो है उनका फोर्थ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एड वेब जिसको बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जिसका फोर्थ अभी हुआ बेंगलुरु में, ठीक है। फर्स्ट शायद 2013 में सियोल में हुआ था, देख लीजिएगा, नॉट टू श्योर, लेकिन ऐसा कुछ है। और लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, ये जो एसोसिएशन है क्या चीज़ का? ये इलेक्शन मैनेजमेंट। ऐसे भी ईसीआई का काफ़ी प्रेज होता है पूरे दुनिया भर में, तो इस बार बेंगलुरु में कराया गया इंडियन ये जो एसोसिएशन का जो इस बार मीटिंग था, ठीक है। एफसीआरए तो आपको पता ही है, कई दिन से न्यूज में, 2010 में होम मिनिस्ट्री गवर्न करता है और एनजीओ का फॉरेन फंडिंग को लेके। देन हम पेरिस प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स के लिए होता है, इसीलिए याद रखिएगा। एनएचआरसी उसी से आता है कि उसके हेड पहले सिर्फ चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते थे, अब जो है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो भी हो सकते हैं। इसमें रिटायर्ड वर्ड मिसिंग है, लिख लीजिएगा। एटलीस्ट 1 वीमेन होनी चाहिए, वो भी अब आ गया है। फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ये सब काफी कुछ चल रहा था कई दिनों से, कि इंडिया ने बोला नहीं हम बाहर नहीं कराएंगे, उसके लिए न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनाया गया, एनडीआईएसी, उसका एक्ट भी बनाया गया। तो अब और भी एक्ट बनाए गए हैं जिसमें आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये कॉम्पिटिशन काउंसिल सीसीआई के जैसा बनेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, आर्बिट्रेशन के लिए। देन एनपीआर जो होता है नेशनल, जो हमारा अभी रजिस्टर का चल रहा है पॉपुलेशन, सो इट इज बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और जिसका अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का 2003 में। नाउ इट इज कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन्स यूजुअली टू रजिस्टर, कि हम अपना जो किसी भी देश में कहीं का भी जनरली ये माना गया है कि कोई भी ऑल सिटीजन्स रजिस्टर करते हैं कंपलसरीली। ओनली असम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि एनआरसी वहाँ पहले ही हो चुका है ना कंपल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, जो आधार है वो एक वॉलंटरी चीज है, लेकिन एनपीआर एक कंपलसरी है। और सेंसस और एनपीआर में क्या अंतर है? सेंसस मैक्रो एक्सरसाइज है जिसमें डेटा कलेक्शन उतना डेप्थ पे नहीं होता है, ये माइक्रो एक्सरसाइज है जिसमें डिटेलिंग डेटा कलेक्शन होगा एनपीआर में, ठीक है। नो ब्रू ट्राइब्स के बारे में बात चल रही है, तो इंडिजीनियस ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, लाइक त्रिपुरा में, मिजोरम में, साउथ असम में, तो ब्रू को ही त्रिपुरा में रियांग बोलते हैं। ये भी कई दिनों से न्यूज में है, तो इसको ध्यान से देखना है। कई आप अलग अलग में आपको दिख जाएगा, कल्चर में भी ये चीज रिपीट होगा, आर्ट एंड कल्चर में ये चीज इसमें भी है न्यूज में। देन कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग लखनऊ एंड नोएडा में हो गया। आई डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्टली ये यूपीएससी में आएगा, बट सम अदर एग्जाम। वन नेशन वन कार्ड की बहुत बात हो रही है, राशन कार्ड की। ये पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ने 2017 में रिकमेंड किया था। इसमें आधार लिंकेज तो होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। एंड एक आदमी जो माइग्रेंट है वो 50% ऑफ द मैक्सिमम कोटा ही ले पाएगा, ताकि मान लीजिए कोई माइग्रेंट भी है और उसकी फैमिली इधर रह रही है तो वो पूरा वहां ना ले ले, यहाँ भी ले सके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देती है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। और इसमें बस ये लिखना जरूरी है कि स्केल 0 होगा तो हाईली करप्ट है, 100 होगा तो स्कैवेंडियन कंट्रीज इसमें अच्छा करते हैं, वेरी क्लीन। और न्यूजीलैंड सब भी अच्छा रहती है ना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स नीति आयोग ने नहीं बनाया है, ऐसे लगता है कि सब कुछ नीति आयोग ने बनाया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने बनाया है, जैसे सीबीआई उनके अंदर आता है वैसे ये वाला चीज भी उनके अंडर आता है। और तमिलनाडु ने बिग स्टेट्स के कैटेगरी में टॉप किया है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाए गए हैं और बिग स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाडु इज द टॉपर। देन आस्क दिशा, कुछ चीजें हैं जैसे चैटबॉट, ये ध्यान रखने लायक है। इंडियन रेलवेज ने सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए आईआरसीटीसी ने 2018 में पोर्टल संतुष्ट बनाया है, एक लेबर मिनिस्ट्री का ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। डिजी लॉकर आ भी चुका है सवाल में, MEITY ने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली, सो इन्होंने जो बनाया है तो उनका क्लाउड मीटी का क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है आपके डॉक्स का। देन प्रगति है प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर भी किया है कि मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं। NEGD अगेन MEITY ने बनाया है। और ये नेशनल ई गवर्नेंस ये डिवीजन बनाया गया है, इसको इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के रूप में सेट किया गया है, जिससे वो सपोर्ट करेगा वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो प्रगति इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजी लॉकर एंड प्रोजेक्ट संतुष्ट, ठीक है। और इंडिया आर्क फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बना है, शिलोंग डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ये सब जनरली सब ई गवर्नेंस में कि आपको एक पर्सनलाइज्ड अकाउंट मिलेगा, जिससे आप एक इंडिविजुअल सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को एक पर्सनलाइज्ड अकाउंट से एक्सेस करने में इस तरह का आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को क्रिएट करने की बात की जा रही है। लोकपाल के बारे में पहले न्यूज में था, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि लोकपाल या लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 चेयरमैन
होंगे, मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, जिसमें 50% जुडिशियल होंगे। और बाकी मेंबर्स का कैसा होगा ये डेमोग्राफी, तो ST SC OBC 50% मिनिमम होने चाहिए सबसे, माइनॉरिटीज एंड वीमेन से। सिलेक्शन कमेटी में PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होना जरूरी है, इसलिए न्यूज में भी आए थे लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट। स्पीकर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एक इमिनेंट जूरिस्ट होंगे जिसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे। और जूरिसडिक्शन में प्राइम मिनिस्टर भी कुछ एक्सेप्शंस के साथ, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब का एक्सेप्शन को छोड़ते हुए उसके परव्यू में आएंगे। देन हम रिडक्शन का एक वर्ड आया है, चकमा ट्राइब्स मिजोरम में बिलोंग करता है, इसका ही से मैंने देखा तो लिख लिया है, क्योंकि ये चकमा वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। रिडक्शन राफेल डील के टाइम में CAG न्यूज में आया है जब क्यों किया है। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या है? इट इज नॉट रिडक्शन। तो रिडक्शन के सिलेक्शन एंड एडॉप्शन ऑफ ऑब्सक्यूरिंग और रिमूविंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जितना मुझे समझ में आया कि CAG ने प्रायर टू पब्लिकेशन में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हटा के पब्लिश करना, प्रायर टू पब्लिकेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इससे CAG न्यूज में फिर से आगे हैं कि आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और CAG सबसे बड़ा टाइप का पोस्ट है। तो याद रखिए कि 65 एक जनरली रिटायरिंग एज होगा। अब या तो लोग 6 के लिए रहेंगे या 4 के लिए रहेंगे। 60 पे जनरली रिटायर करते हैं, तो उससे या तो 6 जोड़ते हैं या 4 जोड़ते हैं 65 के लिए, तो इसमें 6 साल का उनका पर रहेगा, या तो टिल 65। ठीक है। आधार 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन है, UIDAI के आधार एक्ट ऑफ 2016 से गवर्न होता है। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वही 1955 का सबसे पहला अपना था। इसका आर्टिकल 11 क्या करता है? इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट को ये पावर है, आर्टिकल 11 ऑफ द संविधान गवर्नमेंट इसमें कि पार्लियामेंट ऐसा प्रोविजन बना सकता है। और 1955 में अलग अलग 7 क्राइटेरिया जो दिए गए हैं सिटीजनशिप के, उसमें कि बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, या कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट हो गया इंडिया में तो आप सिटीजन बन सकते थे। इलीगल माइग्रेंट्स उनको बोले गए जिनके पास वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल नहीं है, या ये ट्रैवल है, या जिन ये बेसिकली जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है वैलिड, और जो ज्यादा दिन तक स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स हो जाते हैं। नौशांतनम कमेटी करप्शन पे बेस्ड है, ये एथिक्स में भी सब लोग लिखते हैं, CBC का भी लिखते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये 3 मेंबर कमेटी होती है, PM, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इसका चुनते हैं। ठीक है। और पहले ये एग्जीक्यूटिव, और ये 4 साल तक सर्व करेंगे या 65 ईयर्स तक। वहां पे भी हम लोग लोकपाल में देखे थे 6, या ये CAG में देखे थे 6 या 65 था। और लोकपाल में हम लोग देखे थे कि 8 मेंबर बॉडी है, ये 3 मेंबर बॉडी है। ECI भी 3 मेंबर बॉडी है। अभी उसके अशोक लवासा सर वहां से निकले हैं, और राजीव आई थिंक उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। ठीक है, उनका टेन्योर खत्म हो गया है। सो अर्लियर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी स्टार्टिंग में ये CBC, नाउ इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, उसका एक्ट से बैकिंग मिल गया। तो ये कंप्लीट करता है हमारा इंटायर पोलाइटी का डिस्कशन। और जज्बा, अगर जुनून और जज्बा जीत का हो तो सफर आसान लगता ही है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। और यहाँ पे हम लोग अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक समराइज कर दें आपके लिए, ये काफ़ी बड़ा था इसलिए इसमें टाइम लग गया। 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। लॉ कमीशन, जोनल काउंसिल, मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार पूरा देख लें, नीति आयोग को देख लें। यहाँ पे जो अभी सिटीजनशिप की बात हो रही है 356 256, इसको आप अच्छे से देखें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, पॉज करके आप एक बार PDFs में एक साथ शेयर कर दूंगा बाद में सबको। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आपने जो भी पढ़ा था एक तरह से आप देखें कि आपका रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चीजें आपको याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 9th शेड्यूल का आपको इंपॉर्टेंस है कि नहीं, प्रीएम्बल आपको पूरा याद है कि नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंग्लो इंडियन, 10th शेड्यूल, लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हिप, ये सब सारी चीजें हैं जो कि न्यूज में रहती हैं। नौ पार्लियामेंट्री कमिटीज न्यूज में है, फ्लोर टेस्ट न्यूज में है, JNK का बाइफर्केशन, छत्तीसगढ़ पहला पंचायत के लिए बन गया, आर्टिकल 15, 17, 21, 23, 30, 44 सब कुछ रेलिवेंट हो जाता है। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक आर्टिकल है। देन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है, बेसिकली इतना बेसिक स्टार्ट क्वेश्चन, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। देन लोकसभा स्पीकर ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं मनी बिल होगा कि नहीं। कैबिनेट कमिटी सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, यू शुड ऑलवेज नो दिस। ग्राम न्यायालय में बोथ क्रिमिनल एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन होता है।
देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफी न्यूज में चल रहा है, आर्टिकल 124 कोलेजियम सिस्टम, देन अभी 31 से 34 हो गया सुप्रीम कोर्ट का। केरला हाई कोर्ट ने एजिटेशन पे बैन लगा दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होता है हमारा गडगिल फॉर्मूला से चल रहा है, क्योंकि इसमें कई अभी नए स्टेट्स हैं जो मांग रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए स्पेशल कैटेगरी में। देन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अब स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया है अपना यूज करना, एक्सरसाइज करना। देन कितने तरह के ज्यूरिसडिक्शन होंगे, वाटर डिस्प्यूट अगेन आर्टिकल 262(1) का काफी हमेशा ही सिग्निफिकेंस में रहता है। ETBPS अब धीरे धीरे इलेक्शन हर जगह होने वाले हैं तो आपको दिखेगा भी, देखेंगे भी आप। डिलिमिटेशन अभी चेंज होगा आपको। सिडेशन अगेन, CRPC नेट को बंद कर देना, ये सब। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेंटर गवर्न कर सकता है कि नहीं। 8 शेड्यूल में टुलू लैंग्वेज को करना। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर देना, बड़ी बात है एंटी डिफिकेशन के लिए। जो यहाँ पे डिफिकेशन का जो बोला गया है कि इसमें भी कि आप कैसे कैसे अलग अलग तरीका होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से कंट्रीज उसके हैं। देन यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया ही है मैंने कि 35(a), 370, 371, दिशा बिल कहाँ लाया गया, आंध्र प्रदेश में। देन इंडिया बांग्लादेश का था। इनर लाइन परमिट काफी है कि अभी कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ। रिसेंट CA और कौन कौन से अमेंडमेंट, क्योंकि 99 आ चुका है NJSC से रिलेटेड, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। देन वी कैन सिमिलरली लुक अप टू कि 9 शेड्यूल में क्या डालने का बात किया जाता है, क्यों डालना चाह रहे हैं, क्यों नहीं डालना चाहिए। देन OCI को लेके क्या है, लैप्सिंग ऑफ द बिल्स को समझिए, कौन सा बिल कब लैप्स करेगा, कब लैप्स नहीं करेगा। कैबिनेट कमिटीज क्यों होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एक्स्ट्रा कमिटीज, कौन सी कैबिनेट कमिटीज में PM है मेंबर, नहीं है, कितना स्ट्रेंथ है सबका, ये देख लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, कब का मीटिंग हुई, एक बार देख लीजिए। दादरा एंड दीव वाला क्या अभी मैटर चल रहा है। देन लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की बात क्यों की जा रही है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिए लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं। नालसा का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्री लीगल एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन लिम्स का क्या था, क्यूरेटिव पिटिशन का क्यों न्यूज में आया। बेसिकली नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं, कितना उनको छूट मिलता है। देन EVMs को लेके क्या डिबेट है। देन वर्ल्ड वेब का भी जो हुआ वो क्या था बेंगलोर में। NHRC कभी कभी टूटलेस टाइगर बोला जाता था, क्यों बोला जाता है। आर्बिट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, क्यों चाहता है इंडिया की यहीं पे हो। NPR और CA पे इतना वाद विवाद क्यों हो रहा था। देन कमिश्नरेट सिस्टम और डुअल सिस्टम जो पहले था, उन दोनों में क्या अंतर होता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड अच्छा तो दिखता है ऑन पेपर, लेकिन क्या क्या इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स नीति आयोग नहीं देता है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। प्रगति पोर्टल हो गया, संतुष्ट हो गया, देन NEGD हो गया, डिजी लॉकर हो गया, और इंडिया आर्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। लोकपाल कितना तक सक्सेसफुल हुआ है, रिडक्शन क्यों किया गया। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तो हमने बता ही दिया आपको, और सांथनम कमेटी NCVC। बात ये है, सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि पोलाइटी एक ऐसा चीज है जो आप अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ के पढ़ते हैं विद द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स इन मेंस आल्सो। तो आपका GS2 एंड कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस जो GS3 के होते हैं, अब तो जो बाउंड्रीज हैं वो इतनी थिन हो गई हैं कि GS1 में भी कोई क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड, GS4 में भी सांथनम कमेटी से आ सकता है। तो आपका काफी कुछ कवर हो जाता है, आप काफी कमिटीज के नाम याद कर लेते हैं, आप काफी जजमेंट जान जाते हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट केसेस जान जाते हैं, आप काफी कमीशन जान जाते हैं। लॉ कमीशन को आप कोट कर सकते हैं, आप सरकारिया कमीशन हो गया, सांथनम कमेटी हो गई, गडगिल फॉर्मूला हो गया। सो यू गेट अ वेरी गुड फील ऑफ डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स. So I would request all of you to have a go through of the entire polity thoroughly, and it is again a number fetching subject and you must score good marks in this. All the very best, and next we will come up with a different topic maybe tomorrow in the Pura series. Thank you so much for watching.